हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी में हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो आज इस टॉपिक की 8वीं क्लास है, 8वीं क्लास भी है और साथ ही साथ ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब तक की जो 7 क्लासेस हुई हैं उनमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास में जो हमारी आखिरी क्लास है इस टॉपिक की वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले अमेरिका ने अपने जो संविधान है देश का उसमें प्रस्तावना को इंक्लूड किया, प्रस्तावना को अपनाया, फिर अन्य देशों ने अपनाया जिसमें से हमारा भारत देश भी एक है। फिर हमने क्या जाना कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, किस रूप की है, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने प्रस्तावना के तत्वों के बारे में जाना। ठीक है, फिर हमने जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी प्रस्तावना में जो विषय वस्तु है उसमें कुछ मुख्य शब्द दिए हुए हैं, तो उन शब्दों का मतलब क्या निकलता है, उन शब्दों का क्या मीन है, उन शब्दों के तहत हम क्या जानते हैं, क्या जानकारी देता है वो हमारे संविधान की। तो हमने वो कंप्लीट डिटेल में कवर किया, हर शब्द का अलग अलग कंप्लीट डिटेल में हमने सारा कुछ जान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कहा पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है, वो किस लिए उसको भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसका महत्व के बारे में जाना। और फिर उसके बाद साथ ही साथ हमने जाना कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, अंग है या नहीं है, हमने इसके बारे में भी जाना। जो कंट्रोवर्सी में हमेशा ये बात रहती है कि प्रस्तावना, कोई कहता है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, कोई कहता है कि वो भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रस्तावना में क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में की, तो उसमें क्या है, धारा 368 के तहत क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, साथ ही साथ आगे क्या है, आगे यह है, यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवनंद भारती मामले में उठा। अब यह केस पहले, ये मामला आया कब, ये बात उठी कब के जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता। तो 1973 में एक केस आया था, उसका नाम क्या था, केशवनंद भारती मामले से रिलेटेड था। वो केशवनंद थे, उनका कोई मामला था, उनका कोई वाद विवाद था, तो केस को क्या नाम दिया गया, केशवनंद भारती मामला। तो उसमें ये उठा क्वेश्चन कि प्रस्तावना को क्या है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया। आगे ये कहा गया कि यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। फिर विचार के सामने आया, यह विचार सामने आया कि जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान की उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वे भारतीय संविधान का भाग नहीं है, जबकि भाग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। ठीक है, कल की क्लास में हम कवर कर चुके थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्वों व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जब ये बात हुई केशवनंद भारती मामले में कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, फिर जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका डाली थी, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि उनके जरिए उनका कहना ये था कि जो अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 है, तो उसके तहत क्या है, संविधान के मूल तत्व और जो उसकी मूल विशेषता है जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है
भाई प्रस्तावना के अंदर क्या है, संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषता ही तो है, उन्हीं का तो वर्णन करती है प्रस्तावना भारतीय संविधान के। तो उसमें क्या है कि उसको ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किए जा सकते। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, क्या व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना जो कि क्या है, संविधान का एक भाग है। चलिए आगे जानते हैं। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी संघ के तहत दिया। अब न्यायालय ने अपना ये मत कौन से संघ के तहत दिया, कौन सा मामला था, वो था बेरुवाड़ी मामला, जो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था, और ये भी कहा कि पहले इस केस में जो निर्णय था, जो इस केस का संदर्भित निर्णय था, डिसीजन था, वो क्या था, वो गलत था। और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसको क्या किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन शर्त थी, शर्त क्या थी, शर्त ये थी, बशर्ते मूल विशेषताओं में बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। क्या शर्त थी कि जो उसकी संविधान की मूल विशेषताएं हैं, तो उसमें क्या है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। जो मूल विशेषताएं हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको क्या है, प्रस्तावना में के अंदर जो मूल विशेषताएं निहित हैं, उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने व्यवस्था दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। तब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। तो अब तक क्या है, अब तक जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, जो उसका प्रियम्बल है, तो उसको केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है। उसके अंदर 42वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, उसके तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इस हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। अब जो 42वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, तो उसके जरिए क्या किया गया, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले अपनी जो हमारी अब तक की क्लासेस हुई हैं, उनमें हम इनके बारे में सारा कुछ डिटेल में जान चुके हैं। ठीक है, इस संशोधन को वैध ठहराया गया, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट को लीगल माना गया, वैध ठहराया गया, इलीगल इसको नहीं माना गया। ठीक है गाइज, तो आज का ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर सब टॉपिक कह सकते हैं छोटा सा था। वो क्या था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया तो जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल विशेषताएं हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अब तक का ये जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन होंगे या जो भी बातें होंगी, आपको सब क्लियर हो गई होंगी, और इजीली आप क्या है, इस टॉपिक से इजीली नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम अपना जो भारतीय संविधान है, उसका पहला भाग, जो क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है, हम अपना कल इस टॉपिक को, नया जो हमारा टॉपिक है, कल हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतने ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और अच्छी तरह कंप्लीट डिटेल में पॉलिटी पढ़ सकें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।